नमस्कार, मैं शशि नौटियाल इतिहास विभाग से विजयन डिग्री कॉलेज से आप सबका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो कलहण है। बीए प्रथम वर्ष के जो एनईपी के अकॉर्डिंगली नया सिलेबस आया है सीसीएसई यूनिवर्सिटी का, तो उसमें इतिहासकारों को भी इंक्लूड किया गया और ये सही भी है कि किसी देश का या किसी राष्ट्र का इतिहास हम तब और अच्छी तरह समझ सकते हैं जब हम उस इतिहास को लिखने वाले इतिहासकारों को भी समझें या उनकी दृष्टि को देखें या वो किसी पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट्स से बिलोंग करते हैं। ये हम सब जानकर जब पढ़ते हैं उनका इतिहास तो हमें बेहतर जानकारी होती है। इतिहासकारों का एक जो विशेष वर्ग है वो प्राचीन भारतीयों के बारे में ये उनकी मान्यता है कि प्राचीन कालीन भारत में भारतीयों को इतिहास बोध नहीं था, यानी उन्होंने अपना कोई निश्चित नियोजित या सिस्टमैटिक तरीके से इतिहास नहीं लिखा। लेकिन ये कथन पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें कि प्राचीन काल से भारतीय इतिहास को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इतनी इम्पोर्टेंस कि अगर हम देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में और छंदोग्य उपनिषद जो है उसमें इतिहास को वेद कहा गया है। और अगर आगे हम मौर्य काल में देखें कि मौर्य काल में जब कौटिल्य राजा की दिनचर्या की चर्चा करता है तो वो कहता है कि राजा को प्रतिदिन इतिहास का श्रवण करना चाहिए, यानी इतिहास की घटनाओं के बारे में भी उसको अवेयर रहना चाहिए। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी जो है वो संस्कृत में लिखा गया महाकाव्य है, जो कि 8 सर्गों में या 8 अध्यायों में बंटा हुआ है। और प्रत्येक अध्याय की शुरुआत कल्हण जो है वो शिव की उपासना से करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो शिव के उपासक रहे होंगे। कल्हण की जो पुस्तक है या कल्हण का जो महाकाव्य है राजतरंगिणी, अगर उसका हम शाब्दिक अर्थ देखें तो वो राजाओं की तरंग या फ्लो ऑफ द किंग है, या ऐसे कह सकते हैं कि राजाओं की नदी है। उन्होंने प्रत्येक अपना जो सर्ग है 8 सर्गों में ये बांटा गया है और कुल इसमें जो छंद हैं वो 7,826 छंद है, मतलब तकरीबन 8,000 आप मान सकते हैं कि तकरीबन 8,000 छंदों की ये काव्य रचना है। अपनी इस रचना में कश्मीर का आदिकाल से लेकर और 1151 तक का इतिहास दिया है। ये जो उन्होंने अपनी क्रिएशन लिखी थी ये 1148 और 49 2 सालों के उनके अथक परिश्रम के बाद उन्होंने लिखी। और कल्हण ने इस राजतरंगिणी को लिखने के लिए बहुत, जैसे इतिहासकार होते हैं, बहुत सारी रचनाओं को, बहुत सारे इतिहास अपने से पूर्व बहुत सारे जो कवि हैं उनकी रचनाओं का अध्ययन किया है। और ना कि जैसे इसमें से क्षेमेंद्र हैं या सुवर्त हैं या नीला हैं, इनकी रचनाओं का उन्होंने पहले स्टडी किया है और साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि इनकी रचनाओं में क्या कमी थी। और इसके अलावा उन्होंने ना केवल ये साहित्य का स्टडी किया बल्कि इसके अलावा भी उन्होंने जैसे भूदान हैं, अभिलेख हैं, सिक्के हैं, मुद्राएं हैं, इन सब का भी स्टडी किया। उसके बाद उन्होंने इतिहास लिखा, क्योंकि कल्हण ये मानते हैं कि इतिहासकार को इतिहास लिखने से पूरी तरह से किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। और वो कहते भी हैं कि इतिहासकार को एक न्यायाधीश की तरह होना चाहिए, जो कि किसी भी जिसमें कि कोई पूर्वाग्रह ना हो। कल्हण ने राजतरंगिणी को लिखने में 11 अन्य ग्रंथों का उपयोग किया है, तो यानी उनका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो भी अच्छा खासा स्ट्रांग है। कल्हण के जो राजतरंगिणी है उसको जो ऐतिहासिक महाकाव्य हैं उनकी मुकुटमणि कहा गया है, और मणि ही है। एक तो प्रथम है और ऊपर से इतनी नियोजित तरीके से लिखी गई है। तो कल्हण जब अपना राजतरंगिणी शुरू करते हैं तो उसमें वो कश्मीर का आदिकाल से लेकर और 1151 तक का विवरण देते हैं। तो जब शुरुआती दौर में जो उनके प्रथम सर्ग हैं, प्रथम 3 सर्ग हैं, उसकी कुछ सीमाएं हैं कि प्रथम 3 सर्ग जो हैं उसमें बहुत सारी अद्भुत और चमत्कारिक घटनाओं का विवरण दिया गया है। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कल्हण ने अपने महाकाव्य में अशोक का वर्णन, कश्मीर के प्रथम
मौर्य शासक के रूप में किया है। और अशोक का जो उत्तराधिकारी है, एक उत्तराधिकारी जालोक, उसको शैव समर्थक के रूप में और बौद्ध मत के खिलाफ के रूप में दिखाया गया है। इसी तरह वो विवरण देते हैं कि कनिष्क की जो चौथी बौद्ध संगीति है वो कुंडलवन में हुई। कश्मीर के बहुत से जो उल्लेखनीय शासक हैं, रानी दिद्दा हैं, ललितादित्य मुक्तापीड़ हैं, इन सब का उल्लेख वो अपने महाकाव्य में करते हैं। और इसके साथ ही जो इसकी ऐतिहासिक महत्वता है वो और बढ़ जाती है कल्हण की राजतरंगिणी की, जब हम देखते हैं कि उन्होंने इसके लिए मंदिरों, भूदानों और अभिलेखों का प्रयोग भी किया है। उन्होंने अपनी रचना में कुछ हद तक बहुत कर व्यवस्था का या मुद्रा का इसका विवरण भी दिया है। इतिहासकार के रूप में कल्हण जो है एक जो सही मायने में इतिहासकार होता है, जो पक्षपात से रहित और निष्पक्षता से लिखता है, उसके बहुत निकट हैं। और कल्हण खुद भी लिखते हैं कि जो व्यक्ति इतिहास लिखता है उसको क्या होना चाहिए, न्यायाधीश की तरह पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। इवन उनका ये एक और कथन बहुत फेमस है, वही गुणवान कवि प्रशंसा के लायक है जो राग द्वेष से मुक्त होकर सत्य के निरूपण में अपनी वाणी का उपयोग करता है। आरसी मजूमदार कल्हण और उसकी राजतरंगिणी के बारे में लिखते हैं कि राजतरंगिणी जो है वो प्राचीन भारतीयों द्वारा जो प्राप्त ऐतिहासिक ज्ञान है उसकी उच्चतम सीमा को दर्शाता है। इतनी सारी खूबियों के साथ ही कल्हण की राजतरंगिणी की कुछ सीमाएं भी हैं। इसके जो 8 सर्ग हैं उसमें से जो प्रथम 3 सर्ग हैं वो चमत्कारिक पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं। कुछ बहुत सी अद्भुत घटनाओं का वर्णन उनमें है। उन्होंने कई बार इस काव्य में यथार्थ और प्रमाण के बीच में अंतर ही नहीं किया। इसी तरह कल्हण ने जो इतिहास का आर्थिक पक्ष है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है। बहुत सारी घटनाओं के जो कारणों का वर्णन है वो नियति के आधार पर कर दिया है। लेकिन इन सब सीमाओं के बावजूद भी हम ये पाते हैं कि कल्हण एक मार्वलेस हिस्टोरियन है और भारत के प्रथम हिस्टोरियन के रूप में हम उनका नमन करते हैं।